हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ डॉक्टर मंजू सिंह, एक और अपना वीडियो लेकर, जो है किंडरगार्टन पद्धति पर। यह किंडरगार्टन पद्धति 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में और 4 वर्षीय बीएससी बीएड और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी सिलेबस में है, और इसके अलावा रीट और टेट के जो एग्जाम है उनमें भी छात्रों के लिए उपयोगी है। इस पद्धति में देखते हैं आगे है क्या। Play is the free expression of what is in a child's soul, giving joy, freedom, contentment, inner and outer rest, peace with the world। फेडरिक फ्रॉबेल, ये कहना है फेडरिक फ्रॉबेल का, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। चलिए, किंडरगार्टन जैसा कि इसमें नजर आ रहा है बहुत ही कलरफुल स्लाइड में, कि बच्चों के लिए खेल खेल में या एक तरह से बच्चों को विद्यालय के वातावरण से दूर रखकर बहुत ही स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देने की एक पद्धति है। पद्धति का परिचय। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल थे। फ्रॉबेल का पूरा नाम था फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉबेल। उन्होंने छोटे बच्चों को सही ढंग से शिक्षित करने के लिए एक शिक्षण पद्धति का निर्माण किया, जो किंडरगार्टन पद्धति के नाम से विख्यात है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों के मेल से बना है, किंडर अर्थात बालक और गार्टन अर्थात उद्यान। इस प्रकार किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ हुआ बालोद्यान। इस पद्धति के प्रणेता फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉबेल थे। इन्होंने इस पद्धति को बच्चों के लिए बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए एक तरह से इसका प्रतिपादन किया था। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना सन 1940 में फ्रॉबेल ने की थी। फ्रॉबेल का कहना था कि बालक एक अविकसित पौधा है, जो शिक्षक रूपी मालिक की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। तो यहाँ पर फ्रॉबेल बालक को एक पौधे की उपमा देते हैं और शिक्षक को माली की। जिस तरह से एक माली अपने पौधे की देखरेख करता है, उसी तरह से शिक्षक को भी अपने बालक की देखरेख करनी चाहिए। फ्रॉबेल ने शिक्षक को अधिनायक न मानकर केवल पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार के विद्यालय में समय सारणी और पाठ्य पुस्तकों का कोई बंधन नहीं होता। बालक से प्रेम तथा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाता है। रस्क ने लिखा है, रस्क महोदय किंडरगार्टन पद्धति के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए हैं कि किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल है, जिसमें कपड़ों को उचित प्रकार से तय करने, चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, सांस्कृतिक खेल तथा क्रियात्मक गाने उचित ढंग तथा क्रम से सिखाए जाते हैं। हम एक बार और सुनेंगे। रस्क ने लिखा है कि किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल है, जिसमें कपड़ों को उचित प्रकार से तय करने, चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, सांस्कृतिक खेल तथा क्रियात्मक गाने उचित ढंग तथा क्रम से सिखाए जाते हैं। इसका यहाँ पर मतलब ये हुआ कि बच्चों को अपना काम जो है, छोटे छोटे काम स्वयं करना सिखाया जाता है, और छोटे छोटे और भी कार्य उनको सिखाए जाते हैं। शिक्षा के अतिरिक्त उनको ये सब कार्य भी आने चाहिए, और साथ ही साथ में वो शिक्षा भी प्राप्त करते रहते हैं। विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का प्रदान किया जाता है कि बालक स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं अपना विकास कर सके। यह पद्धति 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए उपयोगी है। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी जो बालकों की उम्र जो है यहाँ पर, या किन आयु के बालकों के लिए उपयोगी है, तो यहाँ देखा गया है कि 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये पद्धति उपयोगी है। फ्रॉबेल ने कहा है कि खेल बाल्यकाल की प्रमुख विशेषता है। क्या कहा है फ्रॉबेल ने कि खेल बाल्यकाल की प्रमुख विशेषता है और बालक के विकास में वह योग देता है, क्योंकि खेल के द्वारा वह अपनी आंतरिक इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खेल जो है वो बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से खेलते हुए स्वाभाविक प्रवृत्ति के द्वारा अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, तो फिर उसमें बालक की स्वतंत्रता कायम रहती है, और वो जो शिक्षा प्राप्त करता है वो एक तरह से बहुत ठीक प्रकार से और पूरे अपनी लगन के साथ उस
शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह कार्य जो है वह उसकी रुचि के अनुसार होता है। तो इस तरह से फ्रोबेल ने यहाँ पर बता दिया कि भाई बच्चों को एक तरह से खेल खेल में शिक्षा जो दी जाती है वो बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। चलिए अगली स्लाइड पर। अब आता है किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांत। जो इसके सिद्धांत हैं उनमें पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रोबेल का मानना था कि बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास स्वतंत्र वातावरण में ही हो सकता है, इसीलिए वह बालकों पर किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते। फ्रोबेल की विचारधारा को व्यक्त करते हुए डगन महोदय ने लिखा है कि शिक्षा में प्रत्येक बालक के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। हम दोबारा देखेंगे, डगन महोदय ने क्या लिखा है कि शिक्षा में प्रत्येक बालक को स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता है उसका पूरा अर्थ डगन महोदय के इस कोट में आ गया है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छी प्रकार से कर सके। इस तरह का उसको अवसर भी दिया जाना चाहिए। तो बालक स्वतंत्र रहेगा तो वो अपनी स्वाभाविक एक जो उसकी प्रकृति है उसके अनुसार आगे बढ़ता जाएगा और सीखता जाएगा। उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका भी विकास स्वतंत्र वातावरण में ही ठीक प्रकार से हो सकता है। अगला आता है आत्मक्रिया का सिद्धांत। फ्रोबेल के अनुसार बालक स्वतः आत्मक्रिया के आधार पर कार्य करे, स्वतः क्रिया करने से बालकों का विकास होगा। इस सिद्धांत का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि स्वयं सक्रिय होकर कार्य करना, सक्रिय या क्रियाशील रहने से बालक की जो मानसिक तथा शारीरिक शक्तियां हैं दोनों ही विकसित होती है। स्वयं कार्य करने से बालक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है और स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जैसा कि बालक आगे जाकर समाज में भी रहेंगे तो उनके सामने समस्याएं आएंगी, अगर वो क्रियाशील रहेंगे इसी तरह से और परिस्थितियों का सामना करना उनको आ जाएगा तो वो आगे भी अपने भावी जीवन में भी विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आत्मक्रिया का सिद्धांत यही बताता है कि स्वयं सक्रिय होकर कार्य करते। अगला आता है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता के सिद्धांत में फ्रोबेल ने का मानना था कि बालक मानवीय गुणों को समाज में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अपनी शिक्षा पद्धति में सामूहिक गान और अन्य सामूहिक कार्यों पर उन्होंने बल दिया। सामाजिक कार्यों के माध्यम से बालक की आत्मक्रिया, आत्म प्रकाशन आदि का विकास भी संभव है। बालकों में प्रेम भाव, सहयोग, सहानुभूति, सामंजस्य आदि के भाव भी विकसित हो जाते हैं। इसीलिए फ्रोबेल बालकों को सामाजिक खेलों के लिए प्रेरित करते थे। तो इस तरह से हमने देखा सामाजिकता का सिद्धांत। तो बच्चों हमने इस स्लाइड में देखा किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांत। उनमें पहला देखा स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है आत्मक्रिया का सिद्धांत और तीसरा है सामाजिकता का सिद्धांत। चलिए अगली स्लाइड पर और अन्य सिद्धांत देखते हैं। अब आता है चौथे नंबर पर स्व विकास का सिद्धांत। फ्रोबेल का विश्वास था कि जिस प्रकार बीज के अंदर विकास शक्ति निहित होती है और उसे प्रयोग में लाने पर वह अंदर से बाहर की ओर विकसित होती है, उसी प्रकार से बालक का भी विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। इस सिद्धांत के आधार पर फ्रोबेल ने बालक की उपमा पौधे से, पाठशाला की बगीचे से और शिक्षक की माली से देते हुए कहा कि पाठशाला एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे बच्चों ये समझने योग्य बात है कि बालक की उपमा किससे की है फ्रोबेल ने? पौधे से। जिस प्रकार से एक बाग के अंदर एक पौधा होता है उसकी देखरेख माली करता है, उसी तरह से पाठशाला के अंदर बालक भी एक तरह का पौधा है और इस पौधे की देखरेख यहाँ पर कौन करता है? पाठशाला रूपी बगीचे में शिक्षक एक माली की तरह उस पौधे की देखरेख करता है। तो पाठशाला क्या हुआ? एक तरह से एक बाग हुआ और पौधा क्या हो गया? यहाँ पर बालक, और शिक्षक रूपी माली उसको देखते हुए उसकी देखरेख करके और उसको एक तरह से विकास के पूरे अवसर देते हैं। फ्रोबेल का कहना है कि शिक्षक को बालक के आंतरिक विकास में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे केवल पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। फ्रोबेल का यह भी विश्वास था कि जिस प्रकार से एक बीज के अंदर, बीज आपने देखा होगा कि एक छोटा सा होता है, जब वो उसको अच्छा एक वातावरण दिया जाता है उपयुक्त,
तो उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे उसमें से अंकुर फूटता है और एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से बालक को भी इस तरह का एक वातावरण दिया जाना चाहिए कि उसके अंदर जो शक्तियां निहित है, जैसे बीज के अंदर जो शक्तियां निहित है, इसी तरह से बालक के अंदर भी असीमित शक्तियां निहित है। उन शक्तियों को बाहर लाने के लिए अध्यापक के द्वारा विद्यालय के अंदर इस तरह का वातावरण दिया जाना चाहिए। तो ये हुआ स्व विकास का सिद्धांत। अगले पर चलते हैं, एकता का सिद्धांत। फ्रोबेल ईश्वरवादी थे और देवीय एकता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। फ्रोबेल का विश्वास था कि सभी वस्तुएं ईश्वर द्वारा निर्मित हैं और सभी में ईश्वर व्याप्त है। वह बालक को शिक्षा के माध्यम से ईश्वर आधारभूत सिद्धांत द्वारा स्थापित एकता का अनुभव कराना चाहता था। ऊपर से देखने में संसार में विभिन्नता है, किंतु हर जीव में एक आत्मा है और यह आत्मा ईश्वर का ही अंश है। तो इस तरह से फ्रोबेल ईश्वरवादी थे और आपने समझा होगा यहाँ पर कि उनका विश्वास था कि इस संसार में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं वो सभी किसने बनाई है? ईश्वर ने, और सभी में ईश्वर व्याप्त है। तो बालक को शिक्षा के माध्यम से ईश्वर आधारभूत सिद्धांत जो है उसका अनुभव कराना चाहिए और उसे ये बताना चाहिए कि हर जीव में एक आत्मा है और वह आत्मा ईश्वर का अंश है। तो इस तरह से ये एकता का सिद्धांत है। अगला आता है खेल का सिद्धांत। उनका मानना था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रकृति होती है। जो पूरी की पूरी एक किंडरगार्टन पद्धति है ये खेल पर ही आधारित है, इसीलिए बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। खेल व्यक्तित्व विकास का सर्वोत्तम साधन है। खेल के द्वारा आनंद की अनुभूति होती है जो सभी अच्छाइयों का उद्गम स्रोत है। फ्रोबेल ने 4 प्रकार के खेलों की रचना की। कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के। मनोरंजक एवं रचनात्मक खेल। आगे जाकर हम देखेंगे इन चारों प्रकार में कौन कौन से खेल आते हैं। पहला इसमें है मनोरंजक एवं रचनात्मक खेल। दूसरा आता है कल्पना शक्ति को विकसित करने वाले खेल। तीसरा है चारित्रिक विकास करने वाले खेल और चौथा है सामूहिक भावना को विकसित करने वाले खेल। तो इस तरह से फ्रोबेल ने 4 प्रकार के खेलों की रचना की और उन्होंने जितने भी खेल हैं उनको इन 4 कैटेगरी में रखा और इसके अनुसार बच्चों को खेल खिला करके शिक्षा देने की एक तरह से सिफारिश की। तो इस स्लाइड पे बच्चों हमने देखा किंडरगार्टन पद्धति की जो सिद्धांत है। तो चौथे नंबर पर आया स्व विकास का सिद्धांत, 5वां है एकता का सिद्धांत और 6 नंबर पर आता है खेल का सिद्धांत। चलिए अगली स्लाइड पर और देखते हैं और सिद्धांत। चलिए सिद्धांत पूरे हो चुके हैं बच्चों और अब हम देखने जा रहे हैं किंडरगार्टन पद्धति के गुण। यानी किंडरगार्टन पद्धति में ऐसे कौन से गुण हैं जो आज भी ये विद्यालयों में, कई विद्यालयों में लागू की गई और चल रही है और इसको पसंद भी किया जा रहा है और इसमें क्या ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण ये थोड़ा बहुत अपनी जो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकी वो है। तो पहला इसमें आता है शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी। फ्रोबेल के अनुसार स्कूल की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब शिक्षा में सुधार कर उसकी नींव मजबूत कर दी जाए। तो शिशु कौन हुए? जो छोटे जो बच्चे हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो छोटे बच्चों को एक तरह से इस शिक्षा के, इस पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जाए तो वो ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकेंगे, क्योंकि इसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और खेलना जो है बच्चों को अच्छा लगता है और उनका स्वाभाविक गुण भी है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक पद्धति। शिक्षा देते समय बालक की आयु, रुचि, क्षमताओं और योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए ये जो पद्धति है बालक की क्षमता अनुसार उसको शिक्षा देने की बात करती है। तो इसीलिए बच्चों के लिए सरल है, रुचिपूर्ण है और इसीलिए उनको आकर्षक लगती है। अगली गुण पर चलते हैं और तीसरे नंबर पर आता है इंद्रियों का प्रशिक्षण। कि इस पद्धति में बालकों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? आंख, नाक, कान, हाथ, ये जो है इन सभी को काम में लेते हुए, क्योंकि जब बालक खेल के द्वारा शिक्षा प्राप्त करेगा तो सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेगा। तो इस पद्धति में बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय हो जाती है, उनको प्रशिक्षण मिलता है और उसके द्वारा शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रयास इसमें किया जाता है। अगले गुण पर चलते हैं। चौथे नंबर पर वो आता है आत्मक्रिया पर बल। यानी इस पद्धति में बालकों को आत्मक्रिया पर बल देकर सजीव तथा स्वाभाविक माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आत्मक्रिया का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि बालकों को खुद को स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है। बालक कार्य करता है और अपनी शिक्षा स्वयं ही प्राप्त करता है। अगला आता है 5वें नंबर पर शिक्षक, मित्र व पथ प्रदर्शक।
यानी यह शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा का आधार है और इसमें शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का होता है। अभी तक बच्चों जो भी परंपरागत पद्धतियां चली आ रही थी उनमें शिक्षक का जो स्थान था वह बहुत मुख्य होता था, बालक का स्थान गौण होता था और शिक्षक एक अधिनायक के रूप में काम करता था। बालक थोड़े से एक सख्त अनुशासन के कारण डर कर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे ये नई पद्धतियों का विकास हुआ तो इनमें शिक्षक का स्थान और बालक का स्थान बदल गया। इसमें शिक्षक एक मित्र और पथ प्रदर्शक का हो गया और ये पूरी पद्धति जो है आधुनिक शिक्षा पद्धति ये बाल केंद्रित हो गई और इसमें शिक्षक का स्थान कैसा हो गया, केवल मात्र पथ प्रदर्शक का या एज ए गाइड। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला गुण क्या है, व्यावसायिक क्रिया का महत्व। फ्रोबेल ने अपनी मनोवैज्ञानिक पद्धति में कार्य और व्यवहारों को अत्यधिक महत्व दिया। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में सैद्धांतिक तौर पर उसे लागू नहीं किया, केवल उसे व्यवहारिक तौर पर लागू करने की बात की। ये मनोविज्ञान पर भी आधारित है कि बालकों को उनकी रुचि, उनकी योग्यता के अनुसार खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये मनोविज्ञान पर भी आधारित है। अगर बालक की रुचि उसमें होगी तो बालक उस कार्य को बहुत ठीक प्रकार से करेगा। तो इस तरह से व्यावसायिक क्रिया का भी यहाँ पर महत्व है। अगला आता है 7वें नंबर पर शारीरिक श्रम पर बल। इस पद्धति में शारीरिक श्रम पर विशेष बल दिया गया है। ऐसा करने से बालकों के मन में शारीरिक श्रम करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वह किसी कार्य को निम्न स्तर का नहीं मानते। इस पद्धति में बचपन से ही बालकों से शारीरिक श्रम करवाया जाता है और ऐसा करने से बालकों में एक तो श्रम करने की अभ्यास हो जाता है, आदत पड़ जाती है और एक वो किसी भी कार्य को एक निम्न स्तर का कार्य नहीं समझते। इससे उनका जो भावी जीवन है उसमें उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वो श्रम की इज्जत करना सीख जाते हैं। अगला जो गुण आता है 8वें नंबर पर नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास। ये पद्धति बालकों के व्यक्तित्व के विकास के साथ उनके नैतिक और सामाजिक विकास पर भी बल देती है। यानी ये जो पद्धति है ये व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात करती है, बालक के सर्वांगीण विकास की बात करती है। तो बालक के विकास में यहाँ पर बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसके नैतिक और सामाजिक गुणों का भी ध्यान रखा जाता है, उनका भी विकास करने का प्रयास किया जाता है ताकि आगे जाकर के बालक एक अच्छा सुसभ्य नागरिक बन सके। अगला आता है आधुनिक शिक्षा का आधार। किंडरगार्टन पद्धति ने आधुनिक शिक्षा को महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्धांत प्रदान किए हैं। किंडरगार्टन पद्धति जो है मोंटेसरी पद्धति के साथ साथ एक नवीन पद्धति है जो कि मनोवैज्ञानिक पर को लिए हुए है और आधुनिक शिक्षा का एक आधार भी है। यहाँ पर मनोविज्ञान को आधार बना करके इस पद्धति का निर्माण किया गया है, इसीलिए पद्धति आधुनिक शिक्षा का आधार भी है। अगले गुण पर चलते हैं और अगला है सुंदर अनुभूति का विकास। यानी इस पद्धति के द्वारा संचालित विद्यालयों में बालकों को इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं कि जिससे वे सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण कर सके और इस प्रकार बालकों के अंदर सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। बालकों को जब इस तरह के प्राकृतिक वातावरण के नजदीक रखा जाता है तो बालक जो प्रकृति ने जो आश्चर्यजनक सुंदर एक हमारे सामने एक संसार बनाया है तो उस संसार की वो सौंदर्य अनुभूति कर सकते हैं, उस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और उनको एक तरह से सुंदर अनुभूति का विकास भी उनमें हो जाता है। फिर अगले गुण पर चलते हैं और 11 नंबर पर आता है विद्यालय का आकर्षक वातावरण। किंडरगार्टन पद्धति में विद्यालय के नीरस वातावरण का अंत करके वहां पर श्रद्धा और उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया जाता है और विद्यालय का जो वातावरण है बड़ा ही आकर्षक होता है। इसमें बालक विद्यालय आने में रुचि लेते हैं और उनको किसी तरह का विद्यालय आने में किसी तरह की उनको परेशानी नहीं होती है, उनका मन लगता है और वो विद्यालय आने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं क्योंकि वहां का वातावरण ही इस प्रकार का होता है। अगला आता है आध्यात्मिकता का विकास। इस पद्धति के द्वारा बालकों को विश्व की अनेकता में एकता का अनुभव होता है और विश्व की एकता का ज्ञान होने से बालकों को ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और उनका आध्यात्मिक विकास हो जाता है। तो यहाँ पर बालक को सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास की बात की गई है तो उसमें आध्यात्मिकता को भी उसमें शामिल किया गया है और बालक को अनेकता में एकता का अनुभव, विश्व में एकता के ज्ञान और बालक को ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और बालक को आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है और बालक के आध्यात्मिक विकास की बात भी की जाती है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। अगला गुण आता है खेल के द्वारा शिक्षा। यह पद्धति खेल द्वारा शिक्षा पर विशेष बल देती है। बालक खेल खेल में लिखना, पढ़ना
गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। खेल के द्वारा शिक्षा जो ली जाती है उसमें बालक रुचि लेते हैं और उसमें बालक की योग्यता का भी ध्यान रखा जाता है। अगला आता है मनोवैज्ञानिक पद्धति। यह पद्धति बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। ये बाल केंद्रित है। यह पद्धति बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर पूरा ध्यान देती है, इसीलिए ये मनोवैज्ञानिक पद्धति भी है और यह इसका गुण माना जाता है। तो बच्चों, हमने इस स्लाइड पर देखा जो गुण है इसके किंडरगार्टन पद्धति के, उसमें आता है नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास, आधुनिक शिक्षा का आधार, सुंदर अनुभूति का विकास, विद्यालय का आकर्षक वातावरण, आध्यात्मिकता का विकास, खेल के द्वारा शिक्षा और मनोवैज्ञानिक पद्धति। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और आगे क्या है देखते हैं। अब आते हैं किंडरगार्टन पद्धति के दोष। जिस तरह से किसी पद्धति के गुण होते हैं उसी तरह से उसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सर्वगुण संपन्न है। इसका जो पहला दोष आता है वह है कि अस्पष्ट रहस्यवादी सिद्धांत। इसको जो इसके अवगुण की बात करते हैं वो लोग कहते हैं कि ये अस्पष्ट और रहस्यवादी सिद्धांत वाली पद्धति है। इसमें जो सिद्धांत है वो साफ तौर पे नहीं दिखाए गए हैं और वो एक तरह से अस्पष्ट है। दूसरा आता है सीमित स्वतंत्रता, यानी इस पद्धति में बालकों को जो स्वतंत्रता दी गई है, कहने को तो वो कहते हैं कि स्वतंत्रता पूरी है, लेकिन बालकों को सीमित स्वतंत्रता दी गई है। उनकी बालकों को एक स्वतंत्रता में भी थोड़ा सा बंधन लगा दिया गया है। अगला जो आता है कि व्यक्तित्व के विकास पर कम ध्यान। इस पद्धति के अंदर ये कहते हैं, इसके जो दोष, इसके अंदर जो इसकी आलोचना करने वाले हैं वो कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर इसमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला इसमें आता है कि विषयों में समन्वय का अभाव। जो विभिन्न विषय होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं विद्यालय में, तो यहाँ पर ये बात कही जाती है कि यहाँ पर जो विभिन्न विषयों में जो पढ़ाया जा रहा है उनमें समन्वय नहीं होता है। अलग अलग शिक्षक अपनी अलग अलग बात करते हैं और परस्पर से संबंधों का विषयों में अभाव होता है। अगला आता है उपहार बनावटी तथा मनमाने। इसमें जो उपहार दिए जाते हैं, उपहार की जो पद्धति है, इसके लिए कहा गया है कि वो बनावटी होते हैं और मनमाने होते हैं। अगला आता है कुछ गीत और चित्र पुराने। इसमें जो गीत काम में लिए जाते हैं और चित्र काम में लिए जाते हैं वो बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं। परिवर्तन एक तरह से इस पूरे संसार का नियम है, तो परिवर्तन के साथ जैसे आधुनिकता आ गई है तो इन गीतों को और इन चित्रों को आधुनिकता का रूप नहीं दिया गया है और प्राचीन समय से जो चले आ रहे हैं वही आज भी वो लगा रखे हैं इन्होंने। आगे आता है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पद्धति को अच्छी तरह से लागू करने के लिए, ठीक प्रकार से लागू करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। हमारे जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चल रहे हैं तो उनमें इस प्रकार के शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव रहता है और इस पद्धति को पूरी तरह से लागू करने में बड़ी दिक्कत आती है। यह भी इसका दोष है। आगे आता है ज्ञान की प्रक्रिया का गलत अर्थ। यहाँ पर जो ज्ञान की पूरी प्रक्रिया है वो खेल पर आधारित होने के कारण इस प्रक्रिया का एक तरह से गलत अर्थ लगाया गया है। अगला आता है उत्तरदायित्व की शिक्षा का अभाव, कि यहाँ पर बच्चों को किसी तरह का कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाता है और बालक जो है उत्तरदायित्व की भावना से एक तरह से दूर होता है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित नहीं हो सकती। आगे आता है अमनोवैज्ञानिक पद्धति। इसके जो आलोचक हैं वो इसको एक अमनोवैज्ञानिक पद्धति भी मानते हैं। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का यहाँ पर पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब आता है किंडरगार्टन पद्धति की भाषा शिक्षण के लिए उपयोगिता। किंडरगार्टन पद्धति की भाषा शिक्षण के लिए क्या उपयोगिता है ये हम इस स्लाइड में देखेंगे कि वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों से शुरू होने वाले गीत, छड़ी एवं डोरों से बालकों को वर्णमाला के वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। यहाँ पर जो वर्णमाला है उसको कैसे सिखाया जाता है, वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको गीत से, मान लीजिए कि उनको ट से टमाटर सिखाना है तो ट से टमाटर का उनको गीत सिखाया जाएगा, या ग से गाय सिखाना है तो ग से गाय या ग से गमला जो है उस पर कोई गीत उनको सिखाया जाएगा। इसी तरह से छड़ी और डोरे काम में लेकर पूरी वर्णमाला के वर्णों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। वर्णों के परिचय के पश्चात कहानी, गीतों की रचना भाषा शिक्षण के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। कहानी के माध्यम से बालकों में कल्पना शक्ति और मूल्यों का विकास संभव है। गीतों एवं कहानियों के द्वारा बालकों के उच्चारण में सुधार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बालकों के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है।
क्योंकि वो पढ़ते हैं और सीखते हैं तो उनके शब्द भंडार में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। चित्रों की सहायता से कहानी बनाकर वाचन करने की क्रिया चित्र से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम शिक्षक के कहने के बाद छात्रों का वाचन शुरू होता है। लिखने के अभ्यास के लिए भी छोटी छोटी लकड़ियों के माध्यम से सरल रेखाएं और केंद्रों को बनाकर किया जाता है। तो इस तरह से उनको लिखने का अभ्यास भी कराया जाता है। इसके बाद कलम चलाना सिखाया जाता है। समूह गान सह स्वर वाचन का अभ्यास होता है और छात्रों को अभिनय गीत आदि भी सिखाए जाते हैं। इस तरह से किंडरगार्टन पद्धति में भाषा शिक्षण के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं, इसीलिए ये भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब आता है भारत में किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रयोग है उसमें क्या कठिनाइयां हैं। अगर भारत में इस पद्धति को लागू किया जाता है तो क्या परेशानियां हैं। भारत में किंडरगार्टन पद्धति के प्रयोग में कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं। अगर इन पद्धति को निम्न संशोधनों के द्वारा सफलतापूर्वक अपनाएं तो ये पद्धति भारत में भी सफल हो सकती है। तो इसके कुछ बिंदु हैं जो हम इस स्लाइड में देखेंगे। भारत में शिशु शिक्षा पहला बिंदु है, यानी भारत में शिशु शिक्षा के लिए इस पद्धति का प्रयास बहुत ही उपयोगी है। विद्यालय शिक्षा में इसका प्रयोग लाभदायक रहता है। अगर भारत में शिशु शिक्षा के लिए इसे लागू किया जाए तो भारत में जो शिशु शिक्षा के विद्यालय हैं उनमें एक अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। दूसरा आता है कम खर्चीली बनाने पर जोर। अगर इस पद्धति को कम खर्चीली बनाने पर जोर दिया जाए तो निर्धन देश भी और सामान्य बच्चे भी इस पद्धति का लाभ उठा सकते हैं। जबकि अभी तक ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल्स में और जो बहुत धनी विद्यालय हैं और वहाँ पर जो विशेष एक प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावक बहुत अच्छा खासा खर्चा उठा सकते हैं विद्यालय का, वही बालक इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसे कम खर्चीली बना दिया जाए तो निर्धन देशों के जो विद्यालय वहां पर इसे लागू किया जा सकता है और इस पद्धति से फिर सभी बालक इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला इसमें आता है शिक्षण सामग्री। इस पद्धति में नवीनतम सामग्री का समावेश करना चाहिए जिससे इस पद्धति को आधुनिक बनाया जा सके। जैसा पहले आया था कि इसके दोष में कि इसमें जो सामग्री काम में ली जा रही है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तो इस पद्धति में नवीनतम सामग्री का समावेश करना चाहिए। आगे आता है चौथे नंबर पर अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण। यह भी एक इसके अवगुण में आया था कि प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, तो यहाँ पर अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस पद्धति को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापकों को विशेष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिलाया जाए और फिर उनको इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाए। आगे आता है किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षण विधि, यानी कौन सी ऐसी विधि है जो जिस प्रक्रिया को अपनाते हुए इस पद्धति को लागू किया जाता है। तो इसमें आता है कि फ्रॉबेल की शिक्षा पद्धति का उद्देश्य बालकों को कोरा ज्ञान देना नहीं था, वरन उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना था। उनमें आत्म अभिव्यक्ति के निम्न साधन बताए। इन्होंने 3 तरीके इसमें बताए हैं या 3 साधन इसमें बताए हैं। एक है गीत, दूसरा है गति और तीसरा है रचना। बच्चों इसको एक बार फिर से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि इसमें आत्म अभिव्यक्ति के जो साधन बताए गए हैं वो 3 साधन बताए गए हैं, गीत, गति और रचना। ये तीनों क्रियाएं सहसंबंधित है। उदाहरण के लिए जब बालक को कहानी सुनाई जाती है तो सुनने के बाद वह उसका गीत गा सकता है और गीत गाने के बाद में वह उसके अंगों का संचालन भी करता है। फिर नाटक के द्वारा उसे प्रकट करता है और फिर वह लकड़ी की वस्तु, कागज, मिट्टी के आदि से रचना बना करके प्रकट कर सकता है। तो क्या हुआ कि गीत यानी जो कहानी उसने सुनी है उसका गीत बना करके गा सकते हैं। फिर गीत के बाद में वो जो अंग संचालन के द्वारा उसको नाटक को एक तरह से प्रकट करते हैं तो वो गति हो जाती है और फिर उसे लकड़ी और अन्य कागज और मिट्टी की वस्तुओं से उस पूरी गीत और गीत की एक तरह से एक संरचना तैयार करते हैं तो फिर उसे रचना कहा जाता है। तो इस तरह से इनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो 3 साधनों के द्वारा चलती है। एक है गीत, दूसरा है गति और तीसरी है रचना। इस प्रकार से संगीत, गति तथा रचना में एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों से काम कराए, काम से संबंधित गाने गवाएं, गाने के साथ साथ भाव भंगिमा का प्रदर्शन कराए और गति में वर्णित वस्तुओं का निर्माण कराए। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब आता है किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री। इसमें जो सामग्री है उसमें पहला आता है खेल। फ्रोबेल ने अपनी पद्धति में खेल को एक विशेष महत्व दिया था और सामान्य रूप से 4 खेल अपनाने पर
जोड़ दिया था। कौन कौन से 4 खेल जिनका हम पहले भी बात कर चुके हैं? एक तो था मनोरंजक और रचनात्मक खेल, उसमें क्या आते हैं? जैसे दौड़ना, झूलना, कूदना आदि। दूसरे आते हैं कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल। इन खेलों में कौन से खेल आते हैं? चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर, इस तरह के खेल इसमें शामिल किए गए हैं जिसमें बालक अपनी कल्पना करे और कल्पना के द्वारा अपने खेल को आगे बढ़ाए और इस कल्पना से उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो सकेगा। जो तीसरे नंबर पर आते हैं चरित्र का विकास करने वाले खेल। इसमें बालकों के चारित्रिक विकास पर जोर दिया जाता है, इसलिए खेल भी इस तरह के शामिल किए गए हैं जिससे बालक के चरित्र का विकास हो सके। और चौथे नंबर पर आता है सामूहिक भावना की वृद्धि वाले खेल। कौन कौन से हो सकते हैं वो? जैसे सामूहिक नृत्य, सामूहिक गीत और नाटक आदि, ये सभी समूह में किए जाते हैं, इसलिए सामूहिक भावना की वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से जो इन्होंने खेल बताए तो वही 4 प्रकार के हैं, तो फ्रोबेल ने अपनी पद्धति में यह खेल बताए हैं। आगे आता है दूसरे नंबर पर मातृ व शिशु गीत। हम जब बात करते हैं गीत तो यहाँ पर यह एक लघु पुस्तिका होती है जिसमें 50 गीतों का एक संग्रह होता है और प्रत्येक गीत की अलग अलग व्याख्यात्मक टिप्पणी होती है। इसके द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक तरह से जो किंडरगार्टन पद्धति की जो विद्यालय है उसका जो कक्षा है उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है और ये इसका ओरिजिनल दृश्य है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि किंडरगार्टन पद्धति में क्लास में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या है। तीसरे नंबर पर आता है उपहार। इस पद्धति में जो उपहार दिए जाते हैं और उससे उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है, उन उपहारों की यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि फ्रोबेल ने अभिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों को शिक्षा के शिक्षण सामग्री के लिए कुछ वस्तुओं की व्यवस्था की जिन्हें उसने उपहार का नाम दिया और इनमें से ये प्रमुख उपहार हैं। क्या है? फ्रोबेल ने अभिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए, यानी ज्ञान प्राप्त करने की जो क्रिया है उसकी जो जिज्ञासा है उसको उत्तेजित करने के लिए और उसको प्रेरित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों को शिक्षा के शिक्षण सामग्री के लिए उसने कुछ सामग्री बताई और कुछ वस्तुओं की व्यवस्था की, उन्हें उसने उपहार का नाम दिया। ये उपहार कौन कौन से हैं? इसमें ए आता है ऊन से बनी गेंदें। बच्चों आप पिक्चर में देख रहे हैं कोने पर ऊन से बनी ये गेंदें हैं जो बहुत ही कलरफुल हैं। गेंदें यह लाल, पीली, हरी, नीली आदि रंगों से बनी होती है। इनके द्वारा बालकों को क्या सिखाया जाता है? बालकों को इन गेंदों के द्वारा कि इसका रूप, रंग, स्पर्श, गति, कठोरता, कोमलता और दिशा का ज्ञान इनके माध्यम से कराया जाता है। तो ये हुआ उपहार। उपहार में इन्होंने ए पॉइंट जो आता है ऊन से बनी गेंदें। ये जो साधन आए हैं उनमें पहली है ऊन से बनी गेंदें। दूसरी देखते हैं कि दूसरा इसमें आता है बी, बेलन, गोले तथा घन। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि बेलन होते हैं, बेलनाकार होता है, फिर एक गोलाकार होता है और एक घन का आकार भी लिए हुए होता है। इनके द्वारा बालक किसी वस्तु की स्थिरता, गतिशीलता, समानता व विभिन्नता का ज्ञान कर सकता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो हमने पहला देखा था रंगीन गोले, ऊन के गोले। दूसरा हमने देखा बेलन, गोले और घन। तीसरा हम देखते हैं कि 8 छोटे घनों का एक बड़ा घन। जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये इसमें आप देखिए कोने पर 8 छोटे छोटे घन हैं और उनका एक बड़ा घन बना हुआ होता है। इसकी सहायता से बालक छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं, छोटी छोटी आकृतियां बनाते हैं जैसे मेज, कुर्सी आदि। और इनकी सहायता से प्रारंभिक गणित का ज्ञान भी कराया जाता है। उसके माध्यम से उनको प्लस माइनस और ये सब भी सिखाया जाता है। तो इस तरह से उनसे वो गणित का ज्ञान भी कर सकता है। तो हमने तीसरे नंबर पर देखा 8 छोटे घनों का एक बड़ा घन। अब आता है चौथे नंबर पर डी, 8 आयताकार घनों का एक बड़ा घन। ऊपर तो थे कि वो 8 छोटे जो घन थे और उनका एक बड़ा घन बना हुआ था और वो चौकोर था। अब यहाँ पर आया है आयताकार। इसमें बालकों को संख्याओं का ज्ञान कराया जाता है इसके माध्यम से। और फिर अगला आता है ई पर 18 बड़े व 9 छोटे विषम चतुर्भुज का एक बड़ा घन। यानी इसमें 18 बड़े और 9 छोटे विषम चतुर्भुज का प्रयोग किया जाता है। इससे भिन्न भिन्न ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान कराया जाता है। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर 18 बड़े व 9 छोटे विषम चतुर्भुज का एक जो बड़ा घन होता है उसका भी इसमें इस स्लाइड में इस पिक्चर में नजर आ रहा है। अब आता है व्यापार का कार्य कि फ्रोबेल ने उपहारों तथा कार्यों में बड़ा घनिष्ठ संबंध बताया। उपहारों के द्वारा बालक में विचार उत्पन्न होते हैं, विचार के आधार पर बालक कार्य करते हैं। यहाँ पर जो फ्रोबेल कह रहे हैं उनके कहने का तात्पर्य है कि जो उपहार बच्चों को दिखाए जाते हैं उनसे जो वो कार्य करते हैं तो उनमें उपहारों में कार्यों में घनिष्ठ संबंध हो जाता है। बालक इन उपहारों के द्वारा उनके मन में इनको देखते हैं, इनसे सीखते हैं और उनके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। विचार के आधार पर बालक काम करते हैं। अगला आता है पाठ्यक्रम
कि फ्रॉबेल की शिक्षा पद्धति में खेलों तथा कार्यों के अतिरिक्त अन्य विषयों का ज्ञान भी कराया जाता है। वो कौन कौन से विषय हैं? जैसे विज्ञान, गणित, कला, धार्मिक निर्देश, बागवानी, इतिहास, संगीत आदि। तो इस तरह से बच्चों आपने स्लाइड पर देखा व्यापार का कार्य और पाठ्यक्रम। चलिए अगली स्लाइड पर और चलते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आपने यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति का पूरा ये देख लिया है स्लाइड्स। मैं मानती हूँ ऐसा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।